अस्सलाम वालेकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फिज़िक्स 9th की बात करेंगे और ये हमारा 24वां लेक्चर है, लेक्चर नंबर 24। और इसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। मोमेंटम की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी। अभी मोमेंटम का किसी वजह से होता है, मास एंड वेलोसिटी की वजह से। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब कंजर्वेशन, जिस तरह एनर्जी कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स कि एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड और नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलती है। इसी तरह मोमेंटम इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोर्स एनर्जी की फॉर्म है, तो इस वजह से मोमेंटम भी ना डिस्ट्रॉय होता है ना नया ऐड किया जाता है, बल्कि एक एनर्जी की फॉर्म से मोमेंटम की फॉर्म में आ जाता है। और अगर दो बॉडीज़ आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं तो उनके दरमियान एक, अगर वो टकराती हैं या कुछ भी होता है, तो एक का जो मोमेंटम है दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और दोनों का जो सम है वो इक्वल रहेगा। और किस केस में इक्वल रहेगा? मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है P इज इक्वल्स टू एम वी होता है, मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और अ सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ विद इन सर्टेन बाउंड्री। सिस्टम कहते हैं ग्रुप ऑफ बॉडीज़, कोई भी दो तीन चार बॉडीज़ हैं एक सर्टेन लिमिट्स के अंदर अगर वो हैं तो उसको ग्रुप ऑफ बॉडीज़ कहेंगे या सिस्टम कहेंगे। एंड आइसोलेटेड सिस्टम, एक जो अलहदा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, जिसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्योंकि ये जो डेफिनेशन पढ़ाई गई है ये यूज़ होगी हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर। और द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर देन टू बॉडीज इंटरेक्टिंग, टू इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट। मोमेंटम हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, टू और मोर देन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज़ का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। ये इसकी डेफिनेशन है। और इसकी डेफिनेशन के साथ क्या आता है, इसकी डेरिवेशन आती है, या कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डिफाइन करें। उसमें आपने आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन करनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक है पेज नंबर 69 के ऊपर। और उसके बाद ये पिंक बॉक्स वाली लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन है। उसके बाद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दो हैं इसमें, एक है बॉल सिस्टम, टू बॉल्स का आपस में टकराने का सिस्टम, और एक है गन एंड बुलेट का सिस्टम। इन दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। वो अगर जनरल कह दे कि आपने एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, तो दोनों में से जो मर्ज़ी ले लें। लेकिन कई दफ़ा ऐसे सवाल पूछता है कि गिव द सिस्टम ऑफ टू बॉल सिस्टम, उसमें आप बताएं मोमेंटम क्या होगा, या वो कहता है आप करें जी जो गन एंड बुलेट का सिस्टम है उसमें बताएं। ओके, तो कह रहा है काजुअल सिस्टम कंसिडर करें, दो स्फीयर्स है मास m1 m2 एज शोन इन फिगर। अब इसको साइड पे कर लेते हैं, आगे सारी इसकी डेरिवेशन है और फिगर्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने बनाता हूँ। हम क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं दो बॉडीज़ हैं, एक बॉडी मास m1 कह लें, दूसरी बॉडी का मास m2 का डिफरेंट है, एक छोटी है एक बड़ी है, दोनों मूव कर रही हैं एक ही डायरेक्शन में। इसकी वेलोसिटी को u1 नाम दिया, इसकी वेलोसिटी को u2 नाम दिया। उसके बाद इसको इस साइड पे बनाते हैं, इधर डेरिवेशन करते जाएंगे, इधर फिगर बनी होगी तो समझ सही आ जाएगी। यहाँ पे m1 बॉडी वेलोसिटी u1 के साथ जा रही है, यहाँ पे m2 बॉडी है वेलोसिटी u2 के साथ। u वेलोसिटी के लिए जनरली हम v इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे u क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये है टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन। ठीक है, टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो क्या होगा? दोनों मैसेज का अलग अलग मोमेंटम बताएंगे बिफोर कोलिजन।
पहले लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है ना, कंजर्वेशन मतलब दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगी या सिस्टम ऑफ बॉडीज आपस में इंटरेक्ट करेंगे, उनका जो बिफोर कोलिजन, आप बिफोर इंटरेक्शन और आफ्टर इंटरेक्शन, यहाँ पे कोलिजन का इंटरेक्शन लिया मतलब दोनों टकरा रही हैं, टकराने से मोमेंटम शिफ्ट होगा। तो बिफोर कोलिजन ये टकराएगा कैसे, ये वेलोसिटी कम होगी तो और ये ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें वेलोसिटी की स्पीड अमाउंट को डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि ये टकराने से पहले या फिर ये टकराते हैं और टकराने के बाद क्या आएगा। अभी यहाँ पे ये M1 और M2 टकरा जाते हैं, M1 बड़ा है M2 छोटा है, तो यहाँ पे ये टकराने का साइन दिया, यहाँ पे कोलिजन हो रही है। उसके बाद आफ्टर कोलिजन जो है वो M1 की वेलोसिटी हो जाती है V1 और M2 की वेलोसिटी हो जाती है V2। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए U1 और U2 और V1 और V2 लिखा गया। ये आपके पास आफ्टर कोलिजन, टक्कर होने के बाद, टकराने के बाद। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक बिफोर कोलिजन जो इनका मोमेंटम है M1 का क्या होगा, P इज इक्वल्स टू M1 U1, जो मैस है और जो वेलोसिटी है, यह आ जाएगा P1। और P2 बॉडी 2 का क्या होगा, M2 जो उसका मैस है और जितनी वेलोसिटी U2 के साथ वो मूव कर रही है। इसी तरह आपके पास ये तो सम क्या आ जाएगा, टोटल सम या टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या आ जाएगा आपके पास, P1 प्लस P2 जो कि होगा M1 U1 प्लस M2 U2 के बराबर। ठीक है, अब आप अगला मोमेंटम है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद, टकराने के बाद क्या होगा, अब नया मोमेंटम आएगा P1 का, उसको P1 डैश कह लें, वो होगा M1 V1 के बराबर। वेलोसिटी बदल गई उसकी तो मोमेंटम बदल गया, इसको P2 डैश कह लें और ये M2 और V2 के बराबर होगा। तो टोटल सम आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपके पास, P1 डैश प्लस P2 डैश विच इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टकराने से पहले, इंटरेक्शन से पहले और इंटरेक्शन के बाद द मोमेंटम डज नॉट चेंज। यही चीज़ बुक के अंदर उसने लिखी हुई है, मुख्तलिफ जगह पे M1 हिट करता है M2 के साथ और फिर वो कोलिजन के बाद जो है उसकी वेलोसिटी बदलती है और उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम बदल जाता है। ये था टू इंटरेक्टिंग बॉल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन वही रहेगी। ये एग्जांपल थी जब दो बॉल्स जो थी आपस में टकरा रही थी, टकराने के बाद और टकराने से पहले जो मोमेंटम है वो दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर U1 पहले ज़्यादा थी, जैसे यहाँ पे ये तभी टकराएगी ना अगर U2 से ये ज़्यादा होगी, पीछे से वेलोसिटी ज़्यादा आ रही है, अगली वेलोसिटी कम है, टकरा जाएगी। U1 ज़्यादा थी U2 कम थी, तो यहाँ पे V1 ज़्यादा हो गई V2 कम हो गई, तो दोनों को जमा करने से आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद अगली एक एग्जांपल सॉल्व करते होते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपसे पूछ सकता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम विद द हेल्प ऑफ अ गन एंड बुलेट एग्जांपल।
और गन एंड बुलेट की एग्जांपल आ जाए तो फिर हमने दूसरी एग्जांपल देनी है। ये फिगर अब नहीं चाहिए, ये टू बॉल इंटरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे गन एंड बुलेट की मैं छोटी सी रफ सी फिगर बना दूँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं दी गई बिकॉज गन की फिगर से वो वायलेंस आता है। तो एक छोटी सी यहाँ पे गन बनाता हूँ। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कोशिश करेंगे कुछ न कुछ। ये आपके पास एक गन बन गई। यहाँ पे ब्लू कलर में बुलेट नज़र आ रही है। यहाँ पे ट्रिगर है जो इसको हिट करेगा, यहाँ से मैं दबाऊंगा, यहाँ से ट्रिगर है जो इसको हिट करेगा, ठीक है। और हिट करने से पहले गन भी रेस्ट में है, गन की वेलोसिटी भी ज़ीरो है और बुलेट की वेलोसिटी भी ज़ीरो है। टकराने के बाद गन भी एक ख़ास वेलोसिटी से रिवर्स में आती है, उसको कैपिटल वी से उसने नाम दिया हुआ है, और बुलेट जो है वो स्मॉल वी के साथ फॉरवर्ड जाती है व्हेन द ट्रिगर इज़ प्रेस्ड। तो गन आपकी वहीं पर रहेगी, गन भी पीछे की तरफ आएगी, रिकॉयल करेगी, झटका देगी पीछे की तरफ। और जो बुलेट है वो इसके अगले नोजल्स इसकी सुराख से निकल के आगे की तरफ जाएगी, विद द वेलोसिटी v के साथ ये इस तरफ जाएगी, ठीक है। इसमें जब भी बुलेट चलाते हो गन से तो क्या होता है, गन में जो रिकॉयल आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से समझ आती है कि जितनी बड़ी गन होगी या जितना उसके अंदर बुलेट बड़ी होगी, जितनी रेंज ज़्यादा होगी, उतना ही उसका रिकॉयल ज़्यादा होगा, क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करती है। अभी यहाँ पे क्या है, इसमें बिफोर कोलिजन देख लें जी, बिफोर फायरिंग, मोमेंटम बिफोर फायरिंग। ये गन एंड बुलेट की एग्जांपल है, गन एंड बुलेट के साथ इसको सॉल्व करना। तो मोमेंटम P1 ऑफ द गन M1 V1 कह दें इसको। इसको कैपिटल M का नाम दिया, बड़ा मैस है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसका मैस ज़्यादा है और बुलेट है उसका मैस कम है, कैपिटल M और स्मॉल m से किया। आपकी मर्ज़ी, आप इससे कर लें, आपकी मर्ज़ी कोई और नाम दे दें, लेकिन बुक के अकॉर्डिंगली चलेंगे। और ये P2 क्या होगा, स्मॉल m V2। अब V1 भी ज़ीरो है, कैपिटल M ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और स्मॉल m के अंदर ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो बिफोर कोलिजन आपके पास टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अब टकरा जब फायर किया, आफ्टर फायरिंग, फायरिंग में करने के बाद जो गन है वो कैपिटल V वेलोसिटी के साथ वापस आई है, तो P1 आपके पास M V हो जाएगी, और P2 आपके पास जो बुलेट है स्मॉल m है लेकिन वो वेलोसिटी V के साथ अगली तरफ गई है। इसको कैपिटल M कैपिटल V डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसको स्मॉल m और स्मॉल v लिखा गया। अब बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम ज़ीरो है, तो आफ्टर कोलिजन जो है वो, आफ्टर फायरिंग जो है वो मोमेंटम टोटल जो होगा आपके पास, टोटल जो होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 इक्वल्स टू M V प्लस स्मॉल m स्मॉल v, ठीक है। अभी ये जो अब इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक, लॉ के मुताबिक ये होगा बिफोर कोलिजन आफ्टर, बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग, तो ये MV प्लस स्मॉल MV इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आफ्टर फायरिंग है, ये बिफोर फायरिंग है, दोनों इक्वल हैं तो ये ज़ीरो आएगा। अब यहाँ से एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें कि अगर मैं इसको MV को एक तरफ रहने दूँ और माइनस MV को एक दूसरी तरफ ले जाऊँ, इसका क्या मतलब है कि गन जो है और बुलेट जो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। ये तो यहाँ से पता चलता है, मैस एंड वेलोसिटी, मैस एंड वेलोसिटी।
यहाँ से हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है वो इतनी तेज़ जाती है और गन जो है वो हल्की सी रिकॉयल करती है, और जितनी ज़्यादा रेंज ज़्यादा होगी उतनी ही आपका रिकॉयल ज़्यादा होगा। क्योंकि यहाँ से अगर हमने कैपिटल वी निकालना है, गन की वेलोसिटी निकालनी है, तो -mv ओवर कैपिटल एम। ये जो है वेलोसिटी है बुलेट की, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ही वो फ्रिक्शन, जो एयर फ्रिक्शन है और ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके, वेलोसिटी अगर ज़्यादा है तो उसकी रेंज ज़्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा है तो रेंज ज़्यादा होगी। जब वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो जो रिकॉयल की वेलोसिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, रिकॉयल वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, उसको कैंसिल कमी कौन ला रहा है? कैपिटल एम, द गन मास ऑफ द गन। इसीलिए जो स्नाइपर राइफल्स, जिसको लॉन्ग रेंज स्नाइपर कहते हैं, उसका नाम अब मुझे नहीं आ रहा, ड्रैगनोव होती है एक, और खेलता रहता हूँ गेम में, उसमें ड्रैगनोव होती है, उसका नाम याद आ रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। तो उनको ज़मीन के अंदर ऐसे, ये गन है जी आपके पास, उसके यहाँ पे दो, इधर स्टैंड होता है, इधर स्टैंड होता है, उसको ज़मीन के अंदर लगा के, और यहाँ पे उसका स्कोप है, तो यहाँ से फायर किया जाता है तो उसका झटका बर्दाश्त हो जाता है। अगर उसको खड़े होके इंसान खुद फायर करने लगे तो उसकी जो रेंज है, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो गन का वेट है वो ज़्यादा है, मैस भी उस गन के बुलेट का ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा, तो ये जो प्रोडक्ट है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मैस चाहे ज़्यादा ही है, लेकिन इसकी जो रिकॉयल वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से ये कंट्रोल में नहीं आएगी। और ये दोनों अपोजिट में होती हैं, ये इस तरफ जाएगी और ये इस तरफ जाएगी, इसलिए आपके कंधे को झटका लगता है। अगर आप फायर कर रहे हो, आपने हाथ में पकड़ा हुआ है तो आपके हाथ को झटका लगेगा, अगर कंधे के साथ लगाई हुई है तो आपके कंधे को झटका लगेगा। तो जितनी ज़्यादा रेंज होगी उतनी ही ज़्यादा आपकी रिकॉयल होगी, और जितनी ज़्यादा रेंज तभी ज़्यादा होती है जब वेलोसिटी ज़्यादा हो। और बुलेट का वेट भी डिपेंड करता है इस पर। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नेचर में होती हैं कि बुलेट का वेट अगर ज़्यादा होगा तो वो जल्दी डैमेज नहीं होगी, जल्दी ख़राब नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर बुलेट का मैस ज़्यादा, बुलेट बड़ी है, मोटी है, लंबी है, तो मैस भी ज़्यादा होगा। जब दोनों चीज़ें भी ज़्यादा हो जाएंगी तो मैस भी, अगर इसको ज़्यादा, हम इतना ज़्यादा तो कर नहीं सकते कि अब इंसान उठा ही ना सके। हमने एक रेंज, जो कैपिटल है, इसको एक रेंज में रखना होता है। तो अगर ये रेंज बढ़ानी है तो उसका मैस बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जब रेंज बढ़ाएंगे तो आपकी रिकॉयल वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, जिससे ये कंट्रोल करना गन को आसान नहीं रहता। और इक्वेशन ये भी बताता है कि आपकी जो मैस ऑफ गन है वो ज़्यादा है और बुलेट का मैस जो है वो कम है। इसकी वजह से जो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है वो ज़्यादा होगी और वेलोसिटी ऑफ द गन, रिकॉयल वेलोसिटी, कम होगी। वो यहाँ से हमें पता चल रहा है, क्योंकि इन दोनों एम को कंपेयर करें, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू है, तो इसके एम वी, इसका प्रोडक्ट सेम आना है, इसका प्रोडक्ट सेम आना है। अब ये वैल्यू छोटी है तो वी ज़्यादा होगा, अब ये वैल्यू बड़ी है तो वी छोटा होगा। तो इन कंपैरिजन टू द बुलेट जो है वो गन स्लोली पीछे आती है, लेकिन रेंज के बढ़ाने से और सारा कुछ करने से वेलोसिटी में इजाफा होता है, लेकिन गन जितनी जितनी बुलेट तेज़ आगे जाती है उतनी वापस ये रिटर्न में गन स्पीड से वापस नहीं आती। जी यही काम करना था। आज हमने बुलेट और गन के एग्जांपल के साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया है, दोनों एग्जांपल्स के साथ, गन एंड बुलेट के साथ भी और टू बॉल सिस्टम के साथ भी। इन दोनों में से कोई भी एक आ जाता है, इसकी डेफिनेशन, आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, और साथ इसकी एग्जांपल या गन एंड बुलेट की एग्जांपल आ जाती है। ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फ्रिक्शन की और उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।